हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी। आज उसी कड़ी में हमारी जो नेक्स्ट कहानी है वो है हमारी लाल पान की बेगम। तो आज हम इस वीडियो में लाल पान की बेगम का मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ। तो अगर दोस्तों हम बात करें जो हमारी कहानी है वो लाल पान की बेगम, तो आज हम इसका मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम कहानी पढ़ने से पहले दोस्तों इसमें कैरेक्टर जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये एक गांव की कहानी है, यानी गांव की कहानी है जिसमें बिरजू की माँ है और जो गांव के लोग हैं वो एक अपने नज़दीकी कस्बे में मेला देखने जाते हैं बलरामपुर में। तो ये उसी की कथा है कि बिरजू की माँ भी मेला देखने जाएगी। तो बिरजू की माँ है और बिरजू है और बिरजू की बहन चंपिया है। ठीक है दोस्तों, यानी बिरजू और बिरजू की बहन चंपिया और एक पड़ोस की वृद्ध महिला है मखनी फुआ और गंगे की पतोहू। तो ये कैरेक्टर आते जाएंगे तो मैं आपको कहानी बताता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? यानी जो मखनी फुआ है वो आके के पूछती हैं बिरजू की माँ को क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन फुड़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। यानी बिरजू की माँ अपने उसको गुस्सा आ रहा था। और जो 7 साल का बिरजू है, यानी इसमें दोस्तों बिरजू की उम्र कितनी बताई गई है तो 7 साल है बिरजू की उम्र। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो हम ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम देखते चलेंगे। तो बिरजू ने जब शकरकंद खाने के लिए बोला तो उसकी माँ ने से दो तमाचे खा के वो चुपचाप बैठ गए। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छोवा गुड़ लाने, तो अभी तक नहीं लौटी दिया बाती की बेला हो गई। यानी जो चंपिया थी वो नजदीकी गांव की दुकान पे ही सहुआन की दुकान पर छोवा गुड़ लेने गई थी। उसे भी काफी टाइम हो गया लेकिन वो अभी नहीं आई है। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनी। यानी जो पड़ोसन मखनी फुआ हैं उनकी पुकार फिर आई। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न फुआ। यानी जो फगनी फुआ थी वो अकेले वृद्ध महिला थी तो अकेली रहती थी। तो जो बिरजू की माँ है उसने गुस्से में उनको व्यंग करते हुए कहा कि बिरजू की माँ के पीछे आगे नाथ न पीछे पगैया हो तब तो वो जा सकती है। यानी उसके तो सब कुछ है तो वो कैसे जाए। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आय हाय, आय हर। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे। यानी बिरजू की माँ गुस्से में है क्योंकि जो बिरजू के पिताजी हैं उसने दरअसल उनसे वायदा किया था कि वो बलरामपुर का उन्हें नाच दिखाने गाड़ी लेके ले जाएंगे। किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। नहीं, तभी उसके पास उन्हीं के पास कुएं पर पानी भरने के लिए जो गांव की आई हुई थी तो उनकी बात सुनकर वो रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछिट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। बिरजू की माँ को 4 मन पाट जूत का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव नहीं पड़ते, इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। यानी जो बिरजू के पिताजी हैं उसने कहा था कि मैं तुम्हें बलरामपुर का जो नाच होता है मेला लगता है
तो वो गाड़ी पर बैठाकर तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। तो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पहैया पीछ ना हो तब ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। यानी दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है पड़ोस की ही एक जंगी की पुतोहू, यानी जंगी की पुत्र की बहू। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, हुआ सर्वे तित्तल यानी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा के भैंसी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनगर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगड़ियाँ झूलती। यानी बिरजू की माँ ने फिर उस पर व्यंग किया जंगी की पतोहू ने। जंगी की पतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। अब जंगी की पतोहू का परिचय है कि वो मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए बौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। यानी दोस्तों जो पड़ोसी हैं वो किस टोली के हैं, इसमें टोलियों की चर्चा होगी तो इसमें जो कुर्मा टोली आती है, यानी जो जंगी की पतोहू और फकनी हुआ और जो बिरजू और बिरजू की माँ ये सब किसके हैं, तो कुर्मा टोली के हैं। एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, यानी उसका जो ससुर है जंगी वो दागी चोर है, ठीक किलासी है। उसका खसम रंगी टोली कर्मी का नाम ही लठ है, और उसके जो पति है यानी जो जंगी की पतोहू का पति है वो कुर्मा टोली का नाम ही लठैत है। इसीलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई, गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। यानी बिरजू की माँ को फिर उसका भी एक व्यंग ध्यान आया, लेकिन फिर वो चुप रह गई। जीव के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, या आज लौट तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल हो जाती है। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतरियां पुतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। अरे चंपिया। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दे दिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। यानी जो फिर ये जो फकनी बुआ हैं वो जंगी की पुतोहू को कहती हैं कि शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन हार्डी औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती फुकफुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई। यानी चंपिया तब तक छोवा और गुड़ लेकर घर पे आई है और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है, समयान जल्दी से सौदा नहीं देती। समयान जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक समयान की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हरिजाई जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है तीसन की छोकरियों से। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की, उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। यानी जो बिरजू की माँ है उसने ये बात इतनी तेज बोली
कि जंगी का जो घर है उस वहाँ तक तो पहुँच ही जाए, क्योंकि जो जंगी की पतोहू है वो अभी जिससे बात चल रही थी तो वो सुन ले। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले 2 तमाचे लगा दिए थे। ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे, बिरजू ने तलहथी फैलाई। देना मैया, एक रत्ती भर। यानी बिरजू फिर जो गुड़ है वो मांगता है। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है, यानी चंपिया की उम्र कितनी है दोस्तों, तो चंपिया की उम्र 10 साल है। शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़क दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। यानी फिर जो बिरजू है उसने सोचा कि मैं भी शकरकंद छीलूंगा तो फिर मुझे खाने को मिल जाएंगे, तो उसने माँ से कहा तो उसने मना कर दिया कि नहीं, कि तू एक खाएगा, एक छीलेगा, 3 शकरकंद खाएगा। तू जा, सिद्धू की बहू जो अपनी कढ़ाई लेकर गई है उससे लेकर आ, जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झगड़े केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दी। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, यानी चंपिया को फिर एकदम ध्यान आया तो उसने एकदम बताया कि कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। ये दोस्तों ध्यान रखना कि उसको गाड़ी किसने नहीं दी है, तो जो कोयरी टोले के लोग हैं उन्होंने गाड़ी देने से मना कर दिया है। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। यानी जो दूसरे मोहल्ले के लोग थे उसके, तो कोयरी टोले के, तो उन्होंने गाड़ी देने से अपनी मना कर दिया, क्योंकि बिरजू के पापा हैं उनके पास सिर्फ बैल हैं, गाड़ी नहीं है अभी, तो वो गाड़ी दूसरे की लेने लेके आएंगे तब वो मेला देखने जाएंगे। तो फिर वो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहे हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको पूछ सकता है कि इसमें कुरमा टोली है, कोयरी टोले है, मलदहिया टोली है, एक बाबियान टोली आएगी, तो पूछ देगा कि इनमें से कौन सी टोली उसमें है या कौन सी नहीं है। तो ये अब जरूर ध्यान रखना। तो आगे देखना। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाती की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी तो मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं, तो मलदिया टोली के मियाँजान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में, क्या होगा शकरगंद छील कर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। यानी उसने कहा कि शाम इतनी हो गई अभी तक ये गाड़ी लेने गए, इन्होंने दिखा दिया नाच। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, उस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। यानी बिरजू जब वापस लौट कर आया तो उसने वो जो कढ़ाई लेने गया था तो उसने अपने सर पर रख लिया उल्टा करके, और वो कह रहा है, अपनी टोपी बता रहा है उसे। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। यानी बिरजू समझ गया कि चंपिया ने कुछ बोला नहीं, यानी माँ गुस्से में है। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा चुनुन चुनुन मुझे जरा नहीं सुहाता है। यानी जो बागड़ जो उनके यहाँ था, तो वो उसको भगाकर वो चंपिया से कहती हैं। टूं सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई।
अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, यानी एक और टोली कौन सी आई है, तो वो बबुआन टोली आई है। तो वो गाड़ियां जा रही थी। झुमर झुमर बैलों की झुमकी तुम में से बेसी बक बक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए, मुझे नाच देखने का शौक नहीं। यानी चंपिया की माँ कहती है कि जो चूल्हा जल रहा है उसमें पानी डाल दे, और अगर तेरे पिताजी आए तो उनसे कह देना कि मुझे नहीं जाना नाच देखने, तुम ही चले जाओ अपने उड़न जहाज से। मुझे जगाए न, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। यानी वो सोने जा रही हैं, कह रही हैं कि मुझे कोई जगाए नहीं। मड़ैया के ओसारे पर बिजू ने खिसखिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा। चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया, मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। यानी चंपिया समझ गई कि अभी ये कुछ बोलेगा तो मम्मी उसे फिर मारेंगी, तो उसने चुपचाप अपने पास बिठा लिया। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुटकी मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुटकी मुक्की लगाना सीख चुका है वो। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। यानी वो कहता है कि गांव में अब कोई नहीं है, जो जो जाने वाले थे वो सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं, संजा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। एक महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। यानी जो चंपिया की माँ है, यानी बिरजू की माँ है, वो एक महीने पहले ही कहती थी, एक महीने से कह रही थी कि बलरामपुर का नाच देखने जाएंगे, मीठी रोटी बनाएंगे, और जो चंपिया है वो छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा उस दिन। दोस्तों देखना इसमें जो रेणु जी हैं, उन्होंने गांव की जो संपूर्ण जीवन है वो कैसे व्यतीत होता है, गांव का जीवन कैसा है, परिवेश कैसा है, लोग कितने दरिद्र हैं और किस किस आस में रहते हैं, इसको सब दिखाया है। आगे देखना। बिरजू का भी दिल भर आया, उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे भला बैगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। यानी जो जो बिरजू है, बिरजू ने मन ही मन जिन बाबा, यानी बच्चों में जो होता है उन्हें भगवान के प्रति जो आस्था होती है, तो उसने जिन बाबा से बोला कि वो जो उसने पौधा लगाया है उसका जो पहला बैगन आया है वो सबसे पहले आपको भेंट चढ़ाऊंगा, मेरे पिताजी गाड़ी लेके आ जाएं। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। उन्हें पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को, और सोच रही है कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं, यानी पहले से कुछ तय नहीं करना चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चीज का फल दे रहे हैं भोले बाबा। यानी वो भगवान से पूछती हुई कहती हैं कि उससे कौन सी गलती हुई जिससे ये भोले बाबा बदला ले रहे हैं। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही थे। महावीर जी का रोट तो बाकी ही है, हाय रे देव। यानी फिर उसे ध्यान आया कि जो मैंने महावीर जी की रोट बोली थी वो तो अभी बाकी ही है। भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। यानी फिर वो कहती है कि महावीर बाबा भूल चूक माफ करो, अब की बार वो दुगनी मनौती चढ़ाएगी। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगली की पुतोहू की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने, गांव की भाई खोखियां की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। यानी जो बिरजू के बप्पा हैं, दोस्तों, गांव में एक बार सर्वे आया था, तो उसमें जब जमीन का मुआयना किया जा रहा था, तो उसमें जो बिरजू के पिताजी हैं उन्होंने उससे बातचीत करके 5 बीघा जमीन ले ली थी, और गांव के लोगों ने इतना भागदौड़ नहीं की थी, अधिकारी से इतना नहीं मिले हुए थे, तो फिर उसी बात से लोग जलते हैं। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती खोदकर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन का पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा, और तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। यानी जो फसल हुई इसकी बताया है। इसमें जलने की क्या बात है भला, बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही सुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा कर कहा
जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघा जमीन हासिल कर सकते हो। जो सो गांव की किसी फुट खौकी का बकात सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। यानी जो बाबू साहब यानी जो सर्वे करने अधिकारी आए हुए थे, उनके सामने किसी ने बोला ही नहीं, कोई उनके सामने कुछ बोलता ही नहीं था, तो जमीन किसे मिलती। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा था। यानी जो बाबू साहब थे, उन्होंने क्या किया था कि जो जमीन बिरजू के पिताजी मांग रहे थे, उसको भी अपने छोटे बेटे के नाम में देना चाह रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जाके उनसे ये आज तू बोल देना, यही जमीन बाबूजी मेरे नाम। यानी जो आया हुआ है उनका बेटा, तो बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारता है। यह बात ध्यान रखना, मौसी कहकर पुकारता है उनका बेटा। फिर वो कहता है कि यह ज़मीन बाबूजी मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है, और भी कितनी बात है। यानी वो कहता है कि बाबूजी ने ये ज़मीन मेरे नाम से खरीदी थी, और इसी के नाम, इसी की जो ज़मीन से जो कुछ होता है उससे मेरी पढ़ाई लिखाई चलती है, और इसमें ऐसी बातें थी। खूब मोह खूब मोहना जानता है उसका जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। यानी जो बिरजू की माँ है वो अभी भी गुस्से में है। फिर उसने ध्यान किया और बिरजू चंपिया को भी अंदर झोंपड़ी में बुला लिया। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बजा दे, बप्पा बुलाएं तो जवाब मन देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजदूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ, खूब सोच समझ के छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। दोस्तों इसमें ये इस कहावत को भी जो रेणु जी हैं उन्होंने कहा है कि जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। ये कहावत भी ध्यान रखना। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोलू के बैल की तरह खटका सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम में। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे, बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। यानी जो फसल हुई थी पाट की फसल, तो उससे बिरजू के पिताजी जब फसल बेच आए, तो उन्होंने घर पर भी नहीं आए और सीधे बैल लेने चले गए, और फिर बैल लेकर आकर गांव में कहने लगे इस बार बिरजू की माँ नाच देखने जाएगी बैलगाड़ी पे, दूसरे ही गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया, वो खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर नाच चढ़कर देखने की लालसा किसी खुशबू में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लोग खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। उसने एक और कहावत कही है कि कथरी के नीचे दुसाले का सपना, यानी नीचे कुछ है नहीं और दुसाला पे नहीं। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतलियां सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान दाढ़ी जा रही, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। यानी फिर वो अपनी तरफ देखते हुए कहती हैं कि उससे सभी जलते हैं, 2 बच्चों की माँ है लेकिन अभी भी सही है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वो बालों में गरी का तेल डालती है, उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक धुर जमीन भी अपने इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की दुख दीप से बचे तब तो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। यानी बिरजू की माँ ये सब अपने मन में सोच रही है, तो तभी बैलों की घंटियों की आवाज आई। तीनों सतर्क हो गए। यानी तीनों ने गए, जैसे बैलों की घंटी सुनी वो सतर्क हो गए, उत्कट होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने पूरा एक ही साथ कहा ऊँ। चुप, बिरजू की माँ ने खिसखिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना।
हूँ। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके से चुपके। यानी फिर वो उसकी माँ कहती है कि पहले देख कर आ गाड़ी भी है साथ में कि नहीं। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा, यानी बिरजू एकदम उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया अभी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। यानी फिर बिरजू की माँ को ध्यान आया कि जरूर वहां पर गांजे की चिलम चल रही होगी, आवाज उनकी ऐसी निकल रही है। चंपिया बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी न चिराग न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? यानी उन्होंने फिर सोचा कि नाच देखने के लिए इतनी उतावली के पैदल ही चली गई। बिरजू के गले में खचकाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। यानी एकदम जो बिरजू है उसको खांसी आई और फिर बहुत देर तक उससे खांसी चलती रही। बिरजू बेटा ब्रज मोहन, यानी बिरजू का पूरा नाम क्या है तो ब्रज मोहन है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की पंच शीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोंपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। डेढ़ पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो खत्म हो रहा होगा। यानी फिर चंपिया की माँ का नहीं रहा गया, तो वो आई और कहती है कि अब गाड़ी लाने को क्यों लेकर आए। डिगरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। यानी जैसे ही उसने जो डिगरी जल रही थी, यानी दीपक जल रहा था, उसमें जैसे ही उसने उसकी रोशनी में अपने धान की खेत की जो बालियां लेकर आए थे, यानी कुछ पेड़ लेकर आए थे, तो उन्हें देखते ही उसके मन का सारा मैल धुल गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की समदनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने यह हल्की डांट दी, कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटते क्यों है? नब्बान के पहले ही नया दान झूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों को सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन हैं ये लोग। दोनों के मुंह में नब्बान के पहले नया अन्न न पड़े। यानी वो बिरजू क्या करता है कि उसी ढाल की बालियों में से एक दाना लेकर के अपने मुंह में खा लेता है। तो फिर उसकी माँ डांटती है, तो फिर उसके पिताजी कहते हैं, अरे कि कोई बात नहीं, ये तो बच्चे हैं, ये तो चिड़ियों की तरह हैं, इन्हें इनके मुंह में दाना पड़ने से कोई बात नहीं। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से दो धान लेकर दांत तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी फोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। यानी फिर बिरजू के पिताजी ने मुस्कुरा कर पूछा कि रोटी और जो खाना पीना बनाना था वो बना लिया? नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ, जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह खूब, तुम लोग जिसके पास बैल हैं उसके गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोली वालों से, ले जल्दी से रोटी बना ले। यानी वो कहता है कि जिसके पास बैल है उसको तो गाड़ी मिल ही जाएगी। फिर मैं और जिन्होंने गाड़ी नहीं दी है कोयरी टोली वालों से, उनसे कभी पूछूंगा जब वो बैल लेने आएंगे तब। देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? यानी फिर जो
उसके चंपिया के पिताजी हैं, बिरजू के पिताजी, उन्होंने कहा कि तू टोकरी भर रोटी हाल बना देती है, फिर 5 रोटी में कैसे देख लगेगी। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचा के देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज देते, ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही एक तो है, बिना नाक पगैया वाली। यानी फुआ को जब पहले उसकी माँ ने जो कह दिया था, तो उसकी बात वो कहती है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी के घड़ी पैर दिन पहले ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन जो रात भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ, अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। यानी फिर उसने कहा कि घर में अनाज और वो तो कुछ है नहीं, कुछ बर्तन है और एक ये बागड़ है, इसको देखे रहना। फुआ को तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तम्बाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तम्बाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआन रात राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तम्बाकू रख कर चली गई गुलाब बाग में मेले और कह गई कि डिब्बी भर तम्बाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई बनाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। यानी फिर बिरजू की माँ ने कहा कि वो शाम से ही बिरजू वो शकरकंद मांग रहा है, चंपिया उसे भी दे दो। तो फिर चंपिया कहती है कि बेचारा मत कहो, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों जल रहा था बाबू साहब का। जी ही, बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हाँ हाँ। सभी फिर ठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? यानी फिर जो गुड़ था तो उसने बुआ को पूछा कि बुआ तुम भी गुड़ ले लो। बुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठी होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छील की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। यानी बिरजू ने जो पैंट पहना था उसमें बटन नहीं था, तो उसने एक डोरी से पैंट को बांध लिया बेल्ट की तरह। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा की चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मुंह टिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एक तक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की बेगम वही है। यानी जब बिरजू की माँ तैयार होकर आई तो बिरजू के पप्पा गाड़ी नहीं जोत रहे हैं, वो सोच रही है कि ये मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हैं। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसके ने बांस की पल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घर घराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे अन्न रोहत हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई।
यानी जो जंगी की पुतोहू है वो भी अभी नाच देखने नहीं गई है। तो फिर जो तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बैलगाड़ी पर वो आ जाए, हमारी गाड़ी पर बैठ जाए। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा। यानी बिरजू की माँ कहती है तो रोती क्यों हो ट्यूशन वाली, यानी स्टेशन वाली, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोंपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलेट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। यानी फिर वहीं पे आस में एक सुंदरी की बेटी है, उसने भी कहा, राधे की बेटी सुंदरी, तो उसने भी कहा। तो फिर उन्होंने कह दिया कि आ जा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुंदरी तीनों गाड़ी के पास आए। यानी ये तीन लोग और आ गए, कौन कौन, तो ये आप ध्यान रखना, जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुंदरी। बैल ने पिछला पैर फेंका, बेजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मार के लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में दुखी दोनों पुतोहियों को देखा, उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिम रहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। यानी उन्होंने खाना नहीं बनाया था, और जो जंगी की पतोहू है और वो आई थी, तो उन्होंने खाना नहीं बनाया था, तो उन्होंने एक एक रोटी तीनों को दे दी और कह दिया कि आगे पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं व्यक्ति की लाश झूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। यानी जो जंगी की पतोहू है उसने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर दी। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बेस्टों का गीत गाना जानती हैं। यानी फिर उसे ध्यान आया कि ये चारों गीत भी जानती हैं। अभी तक चंपिया को डांट रही थी गीत गाने के लिए। फिर गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहाँ भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों फुतहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू की बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है, वह भी कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है, ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पानी की बेगम। यानी फिर वो कहती है कि फिर उसे अपने पर वो हुआ कि जो जंगी की पतोहू है वो ठीक ही तो कहती है कि बिरजू की माँ लाल पान की बेगम है, यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। फिर वो कहती है लेकिन जो जंगी की पतोहू है वो सच में लाल पान की बेगम लगती है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी, ग्रामीण परिवेश की कहानी है। अगर आप गांव से होंगे तो जरूर आपने इस कहानी का आनंद लिया होगा। दोस्तों अगर आप एक बार फिर से इस कहानी को स्वयं पढ़ना, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में इस कहानी से जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे हम। इस कहानी के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाए।